Good morning, students. Today we are going to see prose Water the Elixir of Life. तो आज हम प्रोज पढ़ेंगे वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जो कि लिखा गया है सीवी रमन के द्वारा। अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन won the 1930 Nobel Prize in Physics for his work on the scattering of light and for the discovery of the Raman effect. सीवी रमन जो थे उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि उन्होंने काम किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना, और जो रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसी फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। रमन ऑल्सो वर्कड ऑन द एकॉस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। रमन जो थे इन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी काम किया था। ही वर्कड आउट द थियोरी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ बोर्ड स्ट्रिंग्स। जो तार होती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, उस पर भी उन्होंने काम किया था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द हार्मोनिक नेचर, दैट इज़ हार्मोनिक नेचर मतलब मेलोडी नेचर, जो साउंड का नेचर है उसके बारे में, ऑफ द साउंड of the Indian drums such as the tabla and the ridangam. In 1934, Raman became the director of the newly established Indian Institute of Science in Bangalore, where 2 years later he continued as a professor of physics. 1947, he was appointed as the first national professor for the new government of independent India. जो सीवी रमन थे उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे काम करना अच्छा लगता था। उन्होंने काफ़ी स्टडी की है मेलोडी नेचर जो होता है साउंड के, उसके ऊपर, और उनके द्वारा इंडियन ड्रम्स जैसे कि तबला और रिदम गम, इन पर भी उन्होंने काम किया था। और 1934 में उन्हें एज अ डायरेक्टर चूज़ किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, आईआईएस में, कहाँ, बेंगलोर में, और वो एज अ प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स वहाँ पढ़ाते थे। उन्हें फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर बाय द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया भी एक अपॉइंट किया गया था, मतलब फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर के पद पर भी उन्हें अपॉइंट किया गया था। अब हम आते हैं हमारे प्रोज के ऊपर। In the following essay, Rub talks about water, the common substance which we take for granted in our everyday life, and the significant role it plays in shaping all life on earth. इस प्रोज में हम पढ़ेंगे रमन, सीवी रमन के द्वारा बताया गया है वाटर के बारे में। वाटर हम लोग जानते हैं कि एक कॉमन सब्सटेंस होता है जो कि बहुत यूज़फुल होता है एवरीडे लाइफ में, और इसकी क्या महत्व है हमारे पूरे जीवन में। पानी का क्या महत्व है इस पृथ्वी पे, क्या किस लिए इसका इतना इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो हम प्रोज शुरू करते हैं। Humankind has always searched in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. इसका मतलब जो हमारी मनुष्य जाति है वो हमेशा सर्च करने में रहता है, इसका मतलब ढूंढने में रहता है कि हमें कोई ऐसा एलिक्सर ऑफ लाइफ मिले। ऐसा एलिक्सर मतलब कि हमें ऐसा कोई अमृत मिले जो कि पीने के बाद, जो कॉन्फर करने के बाद हम लोग अमर हो जाए। इमॉर्टेलिटी मतलब अमर होना। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर अवर हैंड। लेकिन हम ये भूल जाते कि तो जो ट्रू एलिक्सर है, मतलब जो ट्रू अमृत है, वो तो हमारे हाथ के पास ही है, जैसे कि हमारा पानी। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्लेन वाटर। हम लोग अमृत की खोज में रहते हैं, लेकिन वो हम ये नहीं जानते कि जो पानी हमें एवरीडे लाइफ में मिलता है वही हमारे लिए अमृत है, वही हमारा होली वाटर है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नाइल इन इजिप्ट। अब ऑथर बता रहे हैं कि वो एक बार एक लाइन पे खड़े थे, जो कि लाइन लीबियन डेजर्ट को सेपरेट करती थी फ्रॉम द वैलीज ऑफ नाइल इन इजिप्ट। वो ऐसे पॉइंट पे खड़े थे, तब उन्होंने क्या देखा? On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. On the other hand side lay one of the greatest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with लाइफ एंड वेजिटेशन।
जब वो एक पॉइंट पे ऑथर खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ जो था विजिबल है सी ऑफ बिलोइंग सैंड, मतलब कि उन्होंने देखा कि सी थी जिसको जिस तरफ पूरी सैंड ही सैंड थी, और वहाँ पे उन्हें कोई ग्रीन ग्रीन मतलब कि कोई प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ सैंड ही सैंड दिख रही थी क्योंकि वो डेजर्ट एरिया था। और उसी के अदर साइड उन्होंने देखा कि वहाँ पे मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट मतलब कि बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड, मतलब कि बहुत अच्छे फॉरेस्ट थे, फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पे उन्होंने देखा कि डेंसली लाइफ है, मतलब कि एनिमल्स है, सब लाइफ है वहाँ पे, लिविंग बींग्स है, और वेजिटेशन है, वेजिटेशंस है मतलब कि खाने पीने के प्लांट्स है, प्लांट्स ट्रीज, मतलब पूरा फॉरेस्ट देखा उन्होंने। एक तरफ पूरा डेजर्ट था तो एक तरफ पूरा फॉरेस्ट था। अब ऐसा क्यों, वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, तो ऑथर हमें पूछ रहे कि ऐसा क्यों, वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल। Geologists tells us that the entire soil of Nile Valley is the creation of the river itself. Egypt in fact was made by its river. Its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving water of the Nile. अब जब वो वैली ऑफ नाइल, जब हमने बोला कि एक तरफ वैली ऑफ नाइल थी, जहाँ पे जियोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ की लैंड इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि उसके तट पे जो नाइल रिवर है वो बहती थी, इसीलिए वहाँ की एंटायर जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, और रिवर की वजह से इजिप्ट इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, और उस रिवर की वजह से ही पूरा इजिप्ट बना था। जैसे कि आपको पता है कि जो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे हमने देखा था कि जो लोग थे वो पानी के पास ही अपना पूरा घर सेटअप करते थे, ताकि वो पानी से सारी कुछ चीज़ें, सब्जियां उगा सके, एनिमल्स को प्रोवाइड कर सके सारी चीज़ें, हम ह्यूमन बींग्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो पानी के तट पे वो जो नाइल रिवर है उसके तट पे हमने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छी एंशियंट सिविलाइजेशन थी। ठीक है, इसीलिए बोला गया है एंशियंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ द नाइल। और जो पानी है वो क्या था, लाइफ गिविंग था। लाइफ गिविंग मतलब वो एक तरह से हमें जीवन देता था, नई लाइफ देता था। This common substance, which we take for granted in our everyday life, is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. जो हम ये कॉमन सब्सटेंस समझते हैं पानी को, लेकिन ये एक बहुत ही पोटेंट मतलब इम्पोर्टेंट, और वंडरफुल थिंग मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमें पृथ्वी पे हमारे पाई जाती है। इट हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये जो पानी है ये क्या करता है, एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए, तो एक अर्थ की हिस्ट्री बनाने के लिए, मतलब पृथ्वी पे जो ये हिस्ट्री चल रही है, जैसे कि पानी है, जीवन है, एनिमल्स है, हम ह्यूमन बींग्स है, तो ये इन सब जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, इन सब लिविंग थिंग्स हो गई या नॉन लिविंग थिंग्स हो गए हमारे, तो उसमें ये क्या है, बहुत ही यूज़फुल है। और इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज water, be it just a little steam tickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst. अब इस लाइन में वो बोल रहा है कि देर इज़ नथिंग, मतलब कि पानी जो है ये मतलब ये कहने में बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है कि जो कंट्री साइड मतलब जो विलेज है वहाँ की जो खूबसूरती होती है वो पूरी पानी की वजह से ही होती है, वाटर की वजह से ही होती है। और जो पानी बहते रहता है गांव के साइड से, जो पानी बहते रहता है वो पानी हम देखते हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगता है। और जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ पे जानवर होते हैं, वो हम देखते हैं कि उस पानी के तट पे जाके अपनी प्यास बुझाते हैं, दैट इज थर्स्ट। इसीलिए बोला गया है वेयर द कैटल क्वेंच दे थर्स्ट। उसके बाद द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया आर अ चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। और जो रेन फेड टैंक्स मतलब कि जो पानी बारिश का पानी आता है, साउथ इंडिया में क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर करते हैं टैंक में, और वो जब हम देखते हैं जब वो टैंक फुल हो जाती है और जो पानी ओवरफ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। दे आर ऑफ कोर्स shallow, but this is less evident since the water is slit laden and the bottom does not therefore show up.
और ऐसा हमें लगता है कि हम लोग जो पानी है वो बहुत ही शैलो है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सिंस द वाटर इज स्लिट लेडन, स्लिट लेडन मतलब कि स्लिट मतलब होता है पानी में जो गाढ़ होती है, जो पानी में जो कण होते हैं मिट्टी के, उस कण की बात हो रही है, वो क्या होता है बॉटम में सेट हो जाता है, जिस वजह से हमें क्या है उसकी जो डीपनेस है पानी के टैंक्स की वो हमें दिखाई नहीं देती। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर इन मैसूर। फॉर एग्जाम्पल, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन अंडर देम. Some of these tanks are surprisingly large and it is beautiful sight to see the sunrise or set over वन ऑफ देम। ठीक है, तो यही बोला गया है कि साउथ इंडिया में क्या है, ये जो रेन फेड टैंक्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे बारिश का पानी स्टोर किया जाता है ताकि वो जो पानी है वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सके। और मैसूर में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मैसूर का, कि मैसूर में क्या होता है कि इस टैंक से भरी टैंक के अंदर में जो पानी है इसका इस्तेमाल करके हम लोग राइस को ग्रो करते हैं, चावल को ग्रो करते हैं। और जो ये टैंक्स होती है ये इतनी मतलब बड़ी होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उस टैंक्स में हमें सूरज अम, का राइज होना और सूरज का सेट होना दोनों भी हम वहाँ टैंक के उस पानी में हम देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में टोटली पानी के बारे में बताया गया है कि पानी से कैसे साउथ इंडिया में टैंक्स भरी जाती है और कैसा हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी स्लिट इन सस्पेंशन। तो ये मैंने स्लिट आपको बताया कि गार्ड जो होता है पानी, पानी में जो मिट्टी का वो गाढ़ बनता है, जो गाढ़ के कण होते हैं उसे स्लिट बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, मीन्स बहुत अच्छा इन द सेंस ये बहुत अच्छा लगता है जब वो पानी जो है वो अपने साथ वो छोटे छोटे कण लेके बहता है और उसे एक जगह पे सेट कर देता है, मतलब वो जो स्लिट होती है वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेड फेड टैंक्स। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम देखते हैं रेन फेड टैंक्स में। आपको पता है जब मिट्टी के जब पानी बहता है, जब पानी बारिश का पानी आता है ज़मीन के ऊपर, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पानी के साथ मिल के ये वाटर टैंक्स में बैठ जाते हैं और जिससे कि एक अलग सा कलर हमें दिखता है टैंक्स में। दिस कलर्स वेराइज विद द नेचर of the earth in the catchment area and is most vividly immediately after a fresh inflow flowing रेन। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो पानी इकट्ठा होता है टैंक्स में ये क्या कलर वेरी करता है, मतलब सब तरफ अलग अलग कलर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल होगी उस तरफ के पानी का कलर थोड़ा अलग होगा। तो सब तरफ ये क्या है, पानी का कलर चेंज होते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि ये पानी का कलर चेंज होता है और जब उसमें फ्रेश वाटर दैट इज़ फ्रेश इनफ्लो, मतलब कि जब उसमें फ्रेश रेन मतलब फिर से जब उसमें पानी रेन वाटर आता है तो ये जो पानी है जो मडी वाटर हो जाता है वो क्लीन हो जाता है और जो डर्ट्स है वो उसमें से फ्लो हो जाती है। इसीलिए बोला गया है स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। और जो पानी बहता है ये रेन वाटर कलेक्ट होने के बाद जो टैंक्स में से बहने वाला पानी है उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही फेयरली लार्ज मतलब बड़े एंड हैवी पार्टिकल्स मतलब वजन वाले पार्टिकल्स भी फ्लो होते हैं। The finest particles, however, remain floating with the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. अब जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ बह जाते हैं, लेकिन कुछ जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हम देखते हैं कि दे रिमेन फ्लोटिंग विद द लिक्विड। ठीक है, वो क्या करते हैं पानी के साथ ही फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, इवन उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तब भी, और कहीं से मीन्स काफ़ी दूर तक वो फाइन पार्टिकल्स डिस्टेंस कवर करते हैं। When slit laden water mixes with the salt water of the sea, there is rapid precipitation of the suspended matter। और जो ये पानी है, ये जो फ्लोइंग पानी है, जब ये स्लिट वाटर मतलब कि जो गाढ़ वाला पानी है वो जब फ्लो होता है और सॉल्ट वाटर मतलब खारे पानी में जब ये मिलता है ये पानी, तो वहाँ पे क्या होता है रैपिड प्रेसिपिटेशन की क्रिया परफॉर्म होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की क्रिया होती है जिस वजह से दिस कैन बी रैपिडली सीन व्हेन वन ट्रैवल्स बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी। और ये हमने कैसे अगर स्टीमर हम देखते हैं जब कोई ट्रैवल करता है तब हम देखते हैं कि रिवर्स से जो पानी है वो मिक्स होके
सी में जब आता है तब हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन की क्रिया परफॉर्म होती है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं और प्योर वाटर जो है वो आगे बढ़ता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ स्लिट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू टू द डीप सी। और हम लोग देखते हैं कि जो ये पानी जो हमारा बारिश का पानी था, थोड़ा मडी था, रेड ब्राउन कलर का था, वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता है। ये बहता हुआ जो पानी है वो अपना कलर चेंज करता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, और फाइनली जब वो सी में मिलता है तब हम देखते हैं कि वो सी का कलर ब्लू होता है। Great tracts of land have been formed by slit thus deposited. The color the color of water, ये हम पढ़ चुके हैं। Great tracts of land have been formed by the slit thus deposited. Such land consisting as it does uh, just a minute, the flow of water of finely divided matter is usually very fertile। ठीक है, और हम जो देखते हैं ये पानी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो इसके साथ साथ फाइन पार्टिकल्स आते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो लैंड है कहीं जगह पे वो फर्टाइल लैंड बना देते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटेडली प्ले अ ग्रेट पार्ट इन जियोलॉजिकल प्रोसेस। The same agency, however, under appropriate conditions, can also play destructive part and wash away the soil. The problem of soil erosion is of major significance in various countries and especially in many parts of India. Soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily पास अननोटिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बहता हुआ पानी है वो डीप सी में जाने के बाद ब्लू कलर का हो जाता है। और क्या होता है, ये पानी क्या करता है, कहीं कहीं पे लैंड को क्या करता है, वेरी जो फाइनली डिवाइडेड मैटर होता है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होकर वहाँ पे एक तरह की फर्टाइल लैंड बना देते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटेडली प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि और कहीं कहीं ये जो बहता हुआ पानी क्या है, जियोलॉजिकल एक प्रोसेस क्रिएट करता है। जैसे कि वही पानी जो है कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव पार्ट रोल करता है, मतलब कि विनाशकारी रोल प्ले करता है। जैसे कि फ्लड्स, आप देखते हैं कहीं कहीं पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड्स आ जाती है, सब बह जाता है, ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और यही इसी को बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरेजन इज़ वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस इन वेरियस कंट्रीज़। और बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्लड्स आने की वजह से ये एक बहुत बड़ा सॉइल इरोशन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और ये बाहर की कंट्रीज़ में ही नहीं तो हमारे इंडिया में भी हम देखते हैं। सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स द अर्लीस्ट विच में ईजिली पास नोटिस। और ये क्या है, सॉइल इरोशन एकदम से नहीं होता है, ये क्या है, सक्सेसिव स्टेप्स में होता है। ठीक है, जो कि हम लोग जल्दी से नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के जो मैंने बताया ये आपको समझा होगा। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग यूनिट है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आज के लिए थैंक यू।